होगी तो फिर ई कॉमर्स को अंडरस्टैंड करना आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है, मैंने ये रिकॉर्डिंग इसकी ऑन कर दी है। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर स्क्रीन। राइट, ठीक है स्टूडेंट, मुझे बताएं कि क्या आपको नज़र आ रही है ये जो स्लाइड मैंने ओपन की है अभी? राइट, जी नज़र आ रही है। ओके, लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर जी। बेटे ई कॉमर्स या ई बिज़नेस के बारे में हमने थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन देखना है कि ये क्या होता है। तो ई बिज़नेस की अगर आपसे मैं बात करूं तो ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी या इंटरनेट भी कुछ लोग इसको कहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली होता है। इलेक्ट्रॉनिकली से मुराद ये है कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपने बिजनेस को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। मेरे ख्याल से आप सब लोगों को जितना एक्सपीरियंस हो चुका है मतलब ऑनलाइन मार्केटिंग का या ऑनलाइन चीज़ों की बाइंग एंड सेलिंग का, उसके अकॉर्डिंग या उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि मुझे ज़्यादा डिटेल में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बताना पड़ेगा। लेकिन मैं शॉर्ट सा उसका इंट्रोडक्शन दे के अपने अगले लेक्चर की तरफ मूव करता हूँ और कंप्लीट करते हैं इसको जल्द से जल्द। बेटे ई बिजनेस जो है इलेक्ट्रॉनिक्स, याद रहे कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ये टर्म उस वक्त यूज़ की गई थी जब हम ट्रेडिशनली एक्टिविटीज से मॉडर्न एक्टिविटी की तरफ मूव कर रहे थे। हम ह्यूमन जो एग्जर्शन थी उसको कम करके मशीनरी को इन्वॉल्व कर रहे थे। हम अपने दिमाग के अंदर जो हमारी कैपेबिलिटी होती है, जो एबिलिटी होती है, उसको मशीन के अंदर कन्वर्ट कर रहे थे, उसको कंप्यूटर के अंदर कन्वर्ट कर रहे थे। और जब ये वाला ईरा स्टार्ट हो गया था तो हमने उसको इलेक्ट्रॉनिकली मतलब कि उसमें कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, उसको नाम देना शुरू कर दिया। और इसी के साथ साथ हमारा जो बिजनेस है वो भी इन एक्टिविटीज़ की तरफ मूव करना शुरू हो गया। अब ई बिजनेस के अंदर हम क्या क्या काम कर सकते हैं स्टूडेंट? मेरे ख्याल से कि हम ई बिजनेस के अंदर दुनिया का तकरीबन हर काम कर सकते हैं। कुछ काम ऐसे हैं जो हम ई बिजनेस में नहीं कर सकते, लेकिन 80 to 90% हम काम जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली प्रमोट कर सकते हैं। अब जो काम नहीं कर सकते वो क्या है, वो आपकी सर्विसेज है। यानी कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो इलेक्ट्रॉनिकली आप दे सकते हैं और कुछ सर्विसेज आपकी ऐसी हैं जो इलेक्ट्रॉनिकली आप नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल, अगर आपने मसाज करना है या वो वाली आप सर्विसेज देते हैं, आप किसी की थेरेपी करते हैं, तो वो आप इलेक्ट्रॉनिकली नहीं दे सकते। आप उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से एक मालचिया जनाब मालिश कर रहा होता है, आप उस तरीके से इंटरनेट में वैसे उसको उस तरह की सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड नहीं करते। थोड़ा सा मूव आगे करते हैं जी। ई बिजनेस के बारे में ये शॉर्ट सा मैंने इंट्रोडक्शन आपको बताया था। ई बिजनेस के अंदर क्या होता है, जैसे हमने ये देखा हुआ बिजनेस में हम बाइंग एंड सेलिंग कर रहे होते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉनिकली उसमें ऐड होता है या इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें ऐड होते हैं, तो हम इंफॉर्मेशन को सेल कर रहे होते हैं, अपनी सर्विसेज के बारे में बता रहे होते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे होते हैं। जैसे अगर आपको मैं एग्जांपल दूं तो आजकल जो दराज है, आजकल जो अली बाबा अली एक्सप्रेस है, ये बिजनेस की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मिसालें हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली लोग क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं मजीद। ई बिजनेस जो है वो ये कहता है कि कंडक्ट कैसे होता है जी, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। हम इंटरनेट की मदद से क्या कर रहे होते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं, उसको उसको कंडक्ट कर रहे होते हैं। अगर इंटरनेट ना होता तो शायद इलेक्ट्रॉनिक्स का कंसेप्ट जो है वो बड़ा मतलब कि हमें हमें सुनने में ना आता। सो इंटरनेट जो है ये भी अपने एक इरा की बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ये ई कॉमर्स के अंदर आप जब आप एक टॉपिक आएगा तो उसमें आप बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन इज द, वो कहते हैं इसके जी ओरिजिन इसका कहाँ पे था, ई बिजनेस का कब शुरू हुआ। तो वो ये कहता है कि 1950s में जब कंप्यूटर इस्तेमाल किए जा रहे थे, मतलब उनके प्रोसेसर और इंटरनेट वगैरह ये सब चीज़ें आ रही थी, तो 1960 में फिर क्या हुआ कि ट्रांजैक्शंस वगैरह जो हैं उसके बारे में बताया गया कि क्यों ना हम इंटरनेट की और इलेक्ट्रॉनिक्स की सर्विसेज से इस चीज़ को क्या करते हैं, आगे चलते हैं। देन वो जनाब शिपिंग पंचिस कार्ड आ गए, मैग्नेटिक टेप्स आ गई। जैसे आप देखते होते थे ना कि वीसीआर वगैरह चल रहा होता था पहले पहले, अगर आपने मूवीज कोई देखनी थी आप वीसीआर वगैरह चलाते थे, उसमें अपनी फिल्में वगैरह देखा करते थे, शादी की या कोई दूसरी मूवी हो जाए, तो उसके अंदर भी क्या होता था, एड वगैरह चलते होते थे बड़े लिमिटेड किस्म के। लेकिन अब चूंकि मूवीज वगैरह आप इंटरनेट की मदद से देख सकते हैं, आप सिनेमा में जाकर देख सकते हैं, तो वहां पर भी जब वो चलती हैं तो वो लोग अपनी एडवर्टीजमेंट कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, उस टूल को, उस मीडिया को यूज करके। अब नेक्स्ट वन इज वो ये कहता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज की बात कर रहा है कि हम कैसे डाटा को चेंज करते हैं। भाई ये देखें, अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ, मैं फेसबुक चला रहा हूँ, मेरे उस फेसबुक में 1000 के करीब फ्रेंड है।
तो मैं फेसबुक के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन डालता जाऊंगा, जो भी इंफॉर्मेशन मैं अपडेट करता जाऊंगा, आपको वही मिलती जाएगी। मैं स्टेटस अगर अपडेट करता हूँ, मैं अगर उसके अंदर कोई पिक्चर, कोई इंफॉर्मेशन, कोई पोस्ट लगा देता हूँ, वो जब तक मैं मॉडिफाइड नहीं करूंगा, मैं डिलीट या उसको ऐड नहीं करूंगा, तब तक वो आपको नहीं मिलेगी या आपको वैसा उसका इंटरफेस देखने को नहीं मिलेगा। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिकली कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो मैंने बनाई होती हैं चीजें सेल करने के लिए, खरीदने के लिए, तो जब तक मैं खुद से उसके अंदर किसी भी किस्म की मॉडिफिकेशन नहीं करूंगा, तब तक आप लोगों को भी वैसा चेंज दिखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट थोड़ा सा आगे मजीद चलते हैं जी। 1972 में फिर आईबीएम आ गया। आपको पता है कि आईबीएम जो है ये कंप्यूटर के अंदर उसके डेवलपमेंट में इस कंपनी का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रही है जिसकी अभी भी कई चीज़ें मार्केट में आती हैं, जैसे माउस आईबीएम के होते हैं, कीबोर्ड वगैरह, फिर इंटरनली जो चीज़ें होती हैं ये कंपनी बना रही होती है। तो इस कंपनी ने भी फिर क्या किया कि ई बिजनेस को प्रमोट करने के लिए मतलब कि बड़ा इंपॉर्टेंट उसमें रोल प्ले किया, टेक्नोलॉजीज वगैरह को इंट्रोड्यूस करवाया, ईमेल का कंसेप्ट दे दिया। ठीक है, ये सारी की सारी क्या थी, ई कॉमर्स का एक पार्ट थी, और ई कॉमर्स के साथ साथ ई बिजनेस का भी एक पार्ट बनते गए। नेक्स्ट वन इज द, वो ये कहते हैं ई बिजनेस वर्सेस ट्रेडिशनल बिजनेस, मतलब ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या फर्क होता है। तो यहाँ पे वो ये कहते हैं कि बेसिकली उसने डिफरेंस दिया हुआ है, एक बिजनेस है और दूसरा ट्रेडिशनल ही है। कहते हैं रिडक्शन ऑफ डाटा एरर। ई बिजनेस के अंदर जो होता है, जब आपने डाटा ट्रांसफर करना है तो यहाँ पे एरर के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, क्योंकि आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में क्या कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं। अगर कोई गलती होती है तो आप उसको फौरी एडिट करके रेक्टिफाई कर लेते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल के अंदर क्या होता है कि गलती के चांसेस काफी होते हैं, आप मैन्युअली रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। पेपर वर्क है जी, इलेक्ट्रॉनिकली में पेपर जरा कम यूज होता है, इसमें जरा पेपर बार बार यूज होता है अगर आपकी गलती हो गई है। कॉस्ट है जी, इसकी जरा इनिशियल कॉस्ट ज्यादा होती है क्योंकि एक दफा आपको महंगा सिस्टम रखना पड़ता है, लेकिन इसकी कॉस्ट जो होती है वो जरा मतलब कि टाइम भी इसमें ज़्यादा लगता है, और आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो कॉस्ट है वो बढ़ती है, और आपका जो वेस्टेजेस होते हैं वो गार्बेज में जा रही होती है सारी। जैसे आप देखते हैं पेपर वगैरह होता है, खरीदते हो तो उर्दू का पेपर बड़ा महंगा होता है, सेल करते हो तो वो चंद टकों में सेल होता है फिर आगे से, और हो सकता है कि वो गार्बेज की शक्ल में वेस्ट भी हो जाए। नेक्स्ट वन इज वो कहते हैं प्रोसेस साइकिल टाइम, वो है रिड्यूस साइकिल टाइम। मतलब कि अगर आप इसका जो साइकिल टाइम होता है, मतलब आपने अगर एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है, फॉर एग्जांपल अगर मैं विंडोज 7 में काम कर रहा था, मेरे लिए विंडो 10 में शिफ्ट होना इजी होगा। लेकिन अगर मैं मैनुअली काम कर रहा हूँ पेपर के ऊपर, तो मुझे अगर कंप्यूटर में डाटा एंट्री करना मैंने शुरू कर दिया है, तो वो हो सकता है मेरे लिए एक प्रॉब्लमेटिक हो जाता होता है। अगर आप किसी भी फैक्ट्री में बैठे हुए एक मुंशी को कह दें कि सर जी अब आपने जो भी काम है ये कंप्यूटराइज करना है, तो आप यकीन करें हो सकता है कि उसको अपनी जॉब के लाले पड़ जाएं कि मैं तो कंप्यूटर से काम कर ही नहीं सकता। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर भी अब डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं कि अब इस चीज़ को इलेक्ट्रॉनिकली अब मूव कर रहे हैं। ठीक है, ताकि वो क्या करें, वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको बेटर यूटिलाइज कर सकें। उसके बाद जी नेक्स्ट वन इज द, जो स्लाइड आ रही है वो एडवांटेजेस बता रहे हैं ई कॉमर्स के, बस थोड़ा सा हमारा टॉपिक है। कहते हैं जी एडवांटेजेस इसके क्या है जी, ऑल टाइम प्रोसेस है, बेटर सर्विस, रिमूव मीडिएटर, टाइम सेविंग है, इनहेंस स्पीड होती है, कॉस्ट कम होती है, रिड्यूस पेपर वर्क है जी, फास्ट फॉर डिसिपेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन आगे तक जाती है, ग्लोबल रीच। ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो आप पहले डिस्कस कर चुके हैं। मतलब ये उसके कुछ बेनिफिट है। डिसएडवांटेजेस क्या होता है जी, कस्टमर को पता नहीं होता। आपने जनाब जैसे सेहत कार्ड आपने दे दिया जो कि एटीएम की तरह होता है, यानी आपने लोगों को बोला आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, तो लोगों को पता नहीं चल रहा होता कि हमने इसको यूटिलाइज कैसे करना है। स्मॉल बिजनेसेस जो हैं वो ई कॉमर्स को यूज नहीं कर सकते, लेकिन अब जो छोटे छोटे स्टोर्स वाले हैं ना, वो भी क्या कर रहे हैं कि वो फूड पांडा का इस्तेमाल करते हुए अब लोगों को ये इन्फॉर्म कर रहे हैं कि भाई अगर आपने डिलीवरीज, अगर आप चाहते हैं कि आप स्टोर में ना आए, आप फूड पांडा पे हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको क्या करेंगे यहाँ पे डिलीवरीज देंगे। लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, मतलब बड़ी ज़्यादा होती हैं जी, चेक आपको करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, प्रोसेस में सिक्योरिटी फीस वगैरह देनी पड़ती हैं, ये फ्री नहीं होता। इसके बाद सिक्योरिटी प्रॉब्लम होती हैं, हैकिंग के चांसेस होते हैं। जैसे मैं रिसेंटली एक ब्लॉग देख रहा था जिसमें सम्मो खुजरी फैमिली से है, उसने बताया कि भाई मेरा जो चैनल है वो हैक हो चुका है और मुझे पता भी नहीं चला। किसी ने मुझे एक ऑफर की है जी, आप ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, ये गेम है, अगर आपको अच्छी लगी आप प्रमोट करना, हम आपको पैसे देंगे। लेकिन बाद में ये पता चला कि वो एक हैकिंग सॉफ्टवेयर था जिसमें उसकी सारी मोनेटाइजेशन और सारे अकाउंट्स वगैरह और उसकी जो करियर था उस पर एक क्वेश्चन मार्क आना शुरू हो गया था। तो उसके बाद वो कहते हैं कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता भाई, प्राइवेसी का उसमें बड़ा एक
वो प्रॉब्लम होती है कि आपकी प्राइवेसी जो है फौरी तौर पे शेयर हो जाती है। डाटा इंटेग्रिटी, डाटा इंटेग्रिटी की डाटा की सालमियत, मतलब डाटा जो है वो आप श्योर नहीं होते कि भाई मेरा डाटा जो है ये लिमिटेड लोगों तक ही रहेगा, ये आगे से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर नहीं होगा। देखें जी, आज भी आप देखते हैं ना, बड़े-बड़े स्कैंडल देख रहे होते हैं कि फलाना जो है उसका स्कैंडल उसके साथ था, उसने ये रिश्वत ली थी, उसने ऐसे-ऐसे किया। यानी वो लोग मर गए हैं, खप गए हैं, या शायद उनका नामो-निशान भी नहीं, लेकिन उनकी वीडियोज़ अब लीक हो रही है। तो ये भी एक किस्म की एक बंदे की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल आ जाता है कि यार मैंने अगर एक बंदे से ये प्रॉब्लम या बात शेयर की थी, तो ये तो सेव ही नहीं रही। तो लोग फिर क्या करते हैं कि इसलिए फ़ोन कॉल्स के ऊपर इंटरनेट ईमेल्स की बजाय प्रॉब्लम शेयर करने के वो फिज़िकली एक दूसरे से मिलते हैं, और मिलने के बाद वो बात करते हैं कि भाई यहाँ पे बात हुई तो दफ़न। अगर बाद में बंदा ज़बानी कलामी बात करेगा तो उस बात की कोई वैल्यू नहीं होती। वो देखें वो ये कहेंगे जी लो जी अभी इल्ज़ाम लगा रहा है उस पर। थोड़ा सा मूव आगे करते हैं जी। वो कहता है जी प्री रिक्विजिट्स फॉर द ई कॉमर्स की बात कर रहा है कि ई कॉमर्स के लिए या ई बिज़नेस के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। प्री रिक्विजिट का मतलब ये होता है कि कोई भी काम करने से पहले किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ रही होती है। समन पॉइंट 2 रिपीट कर दें बेटा ज़रा, कौन सा पॉइंट 2 है, किस एरिया के पॉइंट 2 की आप बात कर रहे हैं? स्मॉल बिजनेस डू नॉट वांट टू टेक एनी एक्स्ट्रा बर्डन, इसकी बात कर रहे हैं आप? अच्छा, डिसएडवांटेज की बात, ठीक है। वो कहते हैं जी छोटे बिजनेस जो होते हैं ना, ये इस एक्स्ट्रा बर्डन को नहीं लेते। जैसे मैंने आपको ये बात की है कि हाजी साहब का अगर एक स्टोर है तो वो कोशिश करेंगे कि इधर एक हाथ से पैसे पकड़ें, दूसरी हाथ से चीज़ दे दें, तो अल्लाह ला खैर सल्ला। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि छोटे स्टोर्स में जो यंग लोग आ रहे हैं वो इस चीज़ को बड़ा प्रमोट कर रहे हैं। उसके बाद वो ये कहता है कि उसके प्री रिक्विजिट्स की मैं बात कर रहा हूँ कि प्री रिक्विजिट्स में कौन कौन सी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। कमर्शियल वेबसाइट है, एक वेबसाइट आपके पास होनी चाहिए अगर आपने ई बिज़नेस प्रमोट करना है। प्रोडक्ट या सर्विसेज, कोई ना कोई सर्विसेज, कोई ना कोई प्रोडक्ट आपके पास ज़रूर होनी चाहिए कि आप जो है, अगर फॉर एग्जांपल आप सर्विसेज अपनी दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको अपनी बताऊं, मैंने भी एक बिज़नेस ई बिज़नेस से रिलेटेड एक छोटा सा काम शुरू किया था, लेकिन मैंने अपनी सर्विसेज कहाँ पे रखी, एक वेबसाइट है जिसका नाम फाइबर है, मैंने वहाँ पे जाके अपनी सर्विसेज रखी हैं। आप ये देख सकते हैं कि मेरा एक ये बना हुआ है, ठीक है। एंड यहाँ पे मेरी जो सर्विसेज हैं कौन सी हैं, ये आई एम ऑफरिंग दिस काइंड ऑफ सर्विसेज, राइट। यानी ट्विटर सर्विसेज फॉर बिजनेस एंड कॉमर्स स्टूडेंट्स, एंड प्रोवाइड डायनामिकली ट्विटर सर्विसेज फॉर ऑल मेडिकल स्टूडेंट्स एंड अडॉप्ट फोटोशॉप। मतलब ये मेरी टीम के कुछ लोग हैं जो कि ये काम कर रहे हैं, तो मैंने क्या किया कि उनको ये चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ। यानी ये वाली सर्विसेज है, इसमें एक सर्विस डाटा एंट्री की भी है। तो मैंने एक वेबसाइट का इस्तेमाल किया जिसका नाम था फाइबर, और उस फाइबर की मदद से मैंने अपनी यहाँ पे सर्विसेज रख दी। अब मेरे पास ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, जैसे अब ये देख सकते हैं कि क्लिक्स कुछ हुए हैं, और मतलब उसमें से एक ऑर्डर कैंसिल भी हो गया, मुझे सोर्स नहीं था कर रहा है। तो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली सर्विसेज हैं जो हम ऑनलाइन रखते हैं। तो मैं बात कर रहा था प्री रिक्विजिट्स की कि अगर आपने ई ई ई बिजनेस या इंटरनेट के थ्रू काम करना है तो हमारे पास किन किन चीज़ों का होना जरूरी है। सो करंट क्रेडिट कार्ड अकाउंट्स दैट विल बी एक्सेप्टेड ऑन द ई पेमेंट्स। यानी आपके पास क्रेडिट कार्ड, देखें ना, अगर आप पेट्रोल पंपों पे आप जाते हैं, आप कहते हैं मेरे पास कार्ड है पैसे नहीं है, तो वो कहते हैं सर जी हमारे पास मशीन नहीं है, ठीक है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है, लोग उस प्रोसेस को रखना ही नहीं चाहते, वो भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। उसके बाद वो कहता है कि एन आउटलाइन पेमेंट गेटवे की बात कर रहा है जी। पेमेंट, अब अगर आपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दी है ना, पेमेंट का अक्सर औकात कोई कोलैप्स आ जाता होता है, तो वो स्मॉल बिजनेसमैन कहते हैं यार अब तो ये कोलैप्स आ गया, इसको हम कैसे हल करें। अ सिक्योर स्टॉकड लेयर्स सिक्योर द गेटवे। अच्छा, अब इसमें अक्सर औकात ये भी होता है कि अगर लोग आपसे क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर भी रहे हैं, तो आपने एक सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करनी होती है कि भाईजान आपके कार्ड वगैरह जो है ये सिक्योर रहेंगे, इसमें किसी किस्म का कोई हैकिंग या चोरी का वो सीन नहीं होगा। और दूसरा ये है कि हमारे पास फैसिलिटी भी अच्छे से अच्छी होंगी कि आप अपना क्रेडिट कार्ड स्वैप करके क्या कर सकते हैं, फ़ायदा ले सकते हैं या हमसे ट्रेड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वन इज़ द, वो ये कहता है कि ई बिजनेसेस एरियाज़ की बात कर रहे हैं कि किन किन एरियाज़ में आप ये बिज़नेस जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। अब वो ये कहता है कि टूरिज्म एंड ट्रैवल, यानी ये बिज़नेस जो है आप इसमें भी कर सकते हैं। कई मतलब चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें आप अपने टूरिज्म को प्रमोट करते हैं, जैसे बाइक क्लब है, जैसे मतलब कि डिफरेंट किस्म के लोग हैं जो सर्विसेज देते हैं आपको, ट्रैवलिंग की सर्विसेज देते हैं, जैसे ट्रैवलिंग एजेंसीज होती हैं ना, लोग कहते हैं जी हाँ जी इमिग्रेशन के लिए हमसे रब्ता करें, हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे सस्ता ट्रैवल हो सकता है। बैंकिंग सेक्टर है जी, इसमें आप HBL सबसे बड़ी एग्जांपल है। आप आजकल तो मैंने सारी ट्रांजैक्शन HBL ऐप से अपनी की है। हेल्थ एंड केयर की बात कर रहे हैं,
जैसे डॉक्टर्स भी आजकल जो हैं अपनी वेबसाइट्स के ऊपर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कि अगर आपने ये मेडिसिन मंगवानी है तो ऑर्डर करें, हम घर तक आपको भेज देंगे। स्टॉक सेक्टर है जिसमें शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, एंड फाइनेंशियल सेक्टर वंस अगेन जिसमें बाइंग एंड सेलिंग हो रही होती है, पैसे आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं। सो दीज आर द पार्ट ऑफ द ई कॉमर्स, ई बिजनेस एरिया। इसके अलावा और भी मजीद है और जो मेंशन यहाँ पे नहीं है, लेकिन आगे चल के मजीद वो इसमें आ जाएंगे। सो नेक्स्ट वन इज द मूव, आगे करते हैं। वो ये कहते हैं ई कॉमर्स डेफिनेशन की वो बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन है जिसको ये कहते हैं इज एन एब्रिविएशन ऑफ यूज इलेक्ट्रॉनिकली कॉमर्स। ठीक है, तो खैर ये ई कॉमर्स का एरिया शुरू हो रहा है आगे से। इससे पहले हमने ई बिजनेस का पढ़ा है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ हैं, तो इनमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। तो ई बिजनेस जो है ये ब्रॉडर टर्म है, कॉमर्स उसका एक पार्ट है, जो कि आपने I2B के अंदर भी आप पढ़ते थे, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के अंदर। तो ई कॉमर्स जो है जिसमें आप क्या करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आप इंटरनेट की मदद से करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं किसी एप्लीकेशन के थ्रू। नेक्स्ट वन कहते हैं की डिफरेंसेस बिटवीन द ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस। इसके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। सो ये डिफरेंसेस बेटे आपने खुद करना है, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में शॉर्ट सा मैंने कंसेप्ट आपको दे दिया है। अब इसमें एक टर्म यूज होती है जो इलेक्ट्रॉनिकली डाटा इंटरचेंज। ये डेफिनेशन है जो पेपर में आती है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है इज अ ट्रांसफर ऑफ द डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर सिस्टम टू अनदर बाय स्टैंडर्डाइज्ड मैसेजेस फॉर्मेटिंग विदाउट द नीड फॉर द ह्यूमन इंटरवेंशन। EDI permit multiple companies possibly in the different countries to exchange documents electronically। बेटे आपके पास अगर वर्ड की फाइल है ना, आप उसकी अच्छे से फॉर्मेटिंग करके आप उसको फौरी तौर पे ईमेल के थ्रू एक बंदे से दूसरे बंदे के थ्रू डिलीवर कर सकते हैं। दैट टर्म इज नोन एज EDI, इलेक्ट्रॉनिकली डाटा इंटरचेंज। नेक्स्ट वन इज द, वो ये कहते हैं वर्किंग फॉर द EDI, मतलब उसका काम कैसे हो रहा होता है, यानी उसकी वर्किंग वगैरह जो है ये आपके सामने है सारी। यानी सेंडिंग कंपनी है, आप ये देख सकते हैं, और ये रिसीविंग कंपनी है। ये डाटा है इंटरनल फॉर्मेट, EDI डाटा, कम्युनिकेशन सर्विसेज, फिर यहाँ से जो डाटा है फिर यहाँ पे जाता है इसके सॉफ्टवेयर में, फिर उसको रिसीव करता है, उसको ट्रांसलेट करते हैं। ये रिसीविंग कंपनी क्या कर रही होती है, यहाँ से डाटा ये एक बंदा भेज रहा है और ये बंदा यहाँ पे डाटा रिसीव कर रहा है, और ये EDI नेटवर्क प्रोवाइडर है। ठीक है, उसके मतलब कि EDI सर्विसेज है किस्म की, कोई भी मीडियम हो सकता है। आप जीमेल के थ्रू, आप याहू के थ्रू भेज रहे हैं, आप किसी भी मीडियम के थ्रू ये सर्विसेज एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ मूव कर रहे होते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड इज द ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ERP जो है ये एक ब्रॉडर टर्म होती है। ठीक है, ERP इज अ कैटेगरी ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, typically a suite of the integrated application that an organization can use to collect, store, manage and interpret data from many businesses active। अच्छा बेटे ERP क्या होता है? अब ERP जब आपके पास businesses होते हैं ना, बड़े बड़े जब businesses होते हैं, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, हर डिपार्टमेंट के नीचे कुछ यूनिट्स होते हैं, हर यूनिट के अंदर लोग शामिल होते हैं। तो उस पूरे के पूरे सिस्टम को चलाने के लिए आप एक बड़ा सिस्टम बनाते हैं, दैट इज नाउन एज एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, एक ERP रिलेटेड एक सॉफ्टवेयर होता है जो उस पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए बनाया जाता है, यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द ERP। अब एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए ये सॉफ्टवेयर आपने बना लिया, अब उस सॉफ्टवेयर के अंदर भी मजीद छोटे छोटे सॉफ्टवेयर बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल मटीरियल को हैंडल करने के लिए अलग सॉफ्टवेयर होता है, लेबर को हैंडल करने के लिए अलग सॉफ्टवेयर होता है, इसी तरह सप्लाईज को हैंडल करने के लिए अलग सॉफ्टवेयर होता है, जैसे मटीरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग होता है, जैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है, जैसे लेबर मैनेजमेंट एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें लोग आते हैं अपना अंगूठा लगाते हैं, लो जी उनकी अटेंडेंस हो गई है। ठीक है ना, तो अब ये बेसिकली सॉफ्टवेयर वगैरह क्यों बनाए जाते हैं? इसलिए बनाए जाते हैं कि ई कॉमर्स और ई बिजनेस की एक्टिविटीज को प्रमोट किया जाए और इन कामों को या इन कामों के अंदर थोड़ी सी स्पीड रखी जाए। प्रोडक्ट प्लानिंग कॉस्ट है जी, वो ये कहता है कि इंक्लूडिंग इसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। मैं थोड़ा सा इसमें से पढ़ देता हूँ। कहता है ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज टू कलेक्ट, स्टोर, मैनेज एंड इंटरप्रेट डाटा फ्रॉम मैनी बिजनेसेस एक्टिविटीज इंक्लूडिंग प्रोडक्ट प्लानिंग, कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज डिलीवरी, मार्केटिंग एंड सेल्स, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, शिपिंग एंड पेमेंट। देखें ये वही वाली चीजें जो मैंने आपको बताई हैं कि एक पूरे बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए ERP सिस्टम, और बिजनेस के अंदर जो डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं उनको मैनेज करने के लिए मजीद दूसरे सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, लेकिन सारे सॉफ्टवेयर किसके साथ लिंक हो रहे होते हैं? ERP सिस्टम के साथ लिंक होते हैं। तो अगर किसी बंदे ने मतलब मैं अगर मालिक हूँ पूरी की पूरी फैक्ट्री का या ऑर्गेनाइजेशन का, और मैंने अगर एक्सेस करना है किसी भी सिस्टम के अंदर, तो मेरे पास ERP के अंदर एक्सेस होना मेरे जरूरी है। मैं इस ERP की मदद से इस सिस्टम में जा सकता हूँ, मैं इस सिस्टम में जा सकता हूँ, मैं इस सिस्टम में जा सकता हूँ। फिर अगर ये वाला बंदा इस सिस्टम में आना चाहता है तो वो ERP की मदद से इस सिस्टम में भी आ सकता है। ठीक है ना, अक्सर ये होता है कि एक सेल्स वाला बंदा कहता है सर जी ਤੁਹਾਡਾ परचेज मैनेजर ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ लिस्ट सी, मैंने ਉਹਦੇ तक ना एक्सेस ਲੈਣੀ है। तो
तो मैं यहाँ से उसको परमिशन ग्रांट करता हूँ, ये बंदा इससे बात करके इन्फॉर्मेशन गेन कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज द लास्ट आई थिंक स्लाइड है, ये कहता है जी पंच कार्ड है जी, एंड पंच कार्ड रीडर है, मतलब जो कार्ड वगैरह आप अंदर डालते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए। ये कुछ उसने एग्जांपल्स दी हुई हैं जी, IBM ने वो मशीनें कैसे बनाई हैं और वो काम कैसे करती हैं। एंड ये कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजीज हैं जो चिप्स यूज होती हैं, HTTP वर्सेस HTTPS, मतलब कि जैसे जैसे आप देखते हैं कि टेक्नोलॉजी वास्ट होती जा रही है, वैसे वैसे टेक्नोलॉजी शिफ्ट भी होती जा रही है। पहले क्या होता था, बड़े बड़े वो मेमोरी कार्ड होते थे, अब मेमोरी कार्ड छोटे होते जा रहे हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी आपकी नैनो होती जा रही है। सो ये सारे का सारा डेवलपमेंट है इंटरनेट के अंदर, ये सारे का सारा क्या हो रहा है, मतलब आप ये समझ लें कि इंटरनेट की वजह से बड़ी ज़बरदस्त एक कामयाबी चल रही है कि टेक्नोलॉजी आपकी शिफ्ट होती जा रही है। सो इट वाज द लेक्चर अबाउट ई कॉमर्स, ठीक है, एंड ई बिजनेस को भी हमने इसमें थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। बेटे अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड क्वेश्चन मुझे पूछें, सर दराज किस में आएगा, मतलब दराज का आप क्या पूछ रहे हैं, किस चीज़ का आप पूछ रहे हैं कि ई बिजनेस में आएगा या ई कॉमर्स में आएगा? अगर तो आप पूछ रहे हैं ये वाला पूछ रहे हैं कि क्या वो ई बिजनेस या ई कॉमर्स में आता है, तो बेटे आपका जो ई कॉमर्स है, ठीक है, ये दो लोगों के लिए, अगर आप खरीदार की और बेचने वाले की बात कर रहे हैं तो उनके लिए वो ई कॉमर्स है। तो अगर किसी एक इंडिविजुअल बंदे की बात कर रहे हैं जिसने कारोबार शुरू किया तो उसके लिए ई बिजनेस है। अगर तो ई दराज का मैं मालिक हूँ तो मेरे लिए ई बिजनेस है, अगर दराज के ऊपर मैं चीज़ें खरीद रहा हूँ और बेच रहा हूँ तो मेरे लिए वो ई कॉमर्स है, ठीक है। तो ई कॉमर्स एक शॉर्टर टर्म है और ई बिजनेस जो है वो एक ब्रॉडर टर्म है। ले जी, एनीवन जी इसके अलावा कोई क्वेश्चन पूछना चाहे आप में से? राइट, सो इट वाज द लेक्चर और आई होप ये हमारा जो है ये अपना लास्ट लेक्चर है, ठीक है, मेरे ख्याल से हाँ ये हमारा लास्ट लेक्चर है और हमारा जो मार्केटिंग का सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि मज़ीद अगर किसी कंसेप्ट के ऊपर बात करनी है तो ज़रूर पूछें, तो इंशाल्लाह अज़ीज़ जल्दी आपके क्विज़ वगैरह इसको शुरू करते हैं। तो थैंक यू सो मच जी फॉर एवरीवन। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी गुफ्तगू होगी वो अगली वीडियो अगले लेक्चर के ऊपर होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।